नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के 4th चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है द एनिमी। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि आज मैं इस चैप्टर को बहुत सरल और आसान शब्दों में पढ़ाने वाला हूं, और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले इस चैप्टर के टाइटल की बात करें तो कहते हैं द एनिमी। एनिमी मतलब सबको पता है, शत्रु या फिर दुश्मन, और इसके लेखक हैं पर्ल एस बक। हमारा चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए डायरेक्ट हम चैप्टर पर चल रहे हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और अगर मेरी बुक की बात करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि बुक किस प्रकाशन की है, तो ये बुक राजीव प्रकाशन की है, और इलाहाबाद के किसी भी क्षेत्र में आपको ये पुस्तक बहुत आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे कहते हैं कि डॉक्टर सादाओ होकी's हाउस। डॉक्टर सादाओ होकी यानी एक व्यक्ति का नाम है, तो डॉक्टर सादाओ होकी अपोस्ट्रॉफी एस लगा, जिसका मतलब होता है काकी के, हाउस मतलब घर। तो डॉक्टर सादाओ होकी का मकान या फिर घर। तो डॉक्टर सादाओ होकी का घर या फिर डॉक्टर सादाओ होकी का मकान वाज बिल्ट। बिल्ट मतलब बना हुआ था। ऑन अ स्पॉट यानी स्पॉट मतलब होता है स्थान, उस स्थान पर ऑफ जापानीज कोस्ट। जापानीज मतलब जापानी, कोस्ट मतलब बंदरगाह। तो जापानी बंदरगाह के उस स्थान पर, पहले इतना पढ़ो, ठीक है, तो इतना पढ़ो पहले कि डॉक्टर सादाओ होकी का मकान जापानी बंदरगाह के उस स्थान पर बना हुआ था, वेयर जहाँ एज अ लिटिल बॉय अपने बचपन में या फिर एक छोटे लड़के की अवस्था में, ही हैड ऑफ्टन वो अक्सर प्लेड खेला करते थे। ठीक है, वो अक्सर खेला करते थे। तो आज चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए एक एक लाइन का साथ ही रिवीजन भी करते चलेंगे। तो इसका हिंदी ये हो जाएगा कि डॉक्टर सादाओ होकी का मकान जापानी बंदरगाह के उस स्थान पर बना हुआ था जहाँ एक छोटे लड़के के रूप में या फिर अपने बचपन में वो अक्सर खेला करते थे। द लो मतलब होता है नीचा, ठीक है, तो वह नीचा स्क्वायर स्टोन मतलब चौकोर पत्थर का बना, हाउस मतलब मकान, स्क्वायर स्टोन मतलब होता है चौकोर पत्थर। तो वह नीचा चौकोर पत्थर का बना मकान वाज सेट अपॉन रॉक्स। सेट अपॉन रॉक्स, रॉक्स के ऊपर सेट था, सेट मतलब स्थित था, अपॉन रॉक्स चट्टान के ऊपर। तो वह नीचा चौकोर पत्थर का बना मकान चट्टान के ऊपर था। ठीक है, आगे भी कुछ चीज़ें हैं। वेल अबव, वेल अबव मतलब होता है पर्याप्त ऊंचाई, ठीक है, यानी काफ़ी ऊंचाई पर। नैरो, नैरो मतलब होता है संकीर्ण या फिर सकरा। बीच मतलब होता है समुद्र तट। तो संकीर्ण या फिर सकरे समुद्र तट से, पूरा जोड़ के कैसे पढ़ेंगे, एक एक समझा दिया है, तो सीधा इसको ऐसे पढ़ना है कि वह नीचा चौकोर पत्थर का बना मकान उस सकरे समुद्र तट से, वेल अबव काफ़ी ऊंचाई पर था, सिट अपॉन रॉक्स और चट्टान के ऊपर था। पहला तरीका। दूसरा तरीका कि वह नीचा चौकोर पत्थर का बना मकान संकीर्ण या फिर सकरे समुद्र तट से काफ़ी ऊंचाई पर, सिट अपॉन रॉक्स चट्टान के ऊपर था। तो सिट अपॉन रॉक्स का मतलब हो जाएगा चट्टान के ऊपर, वाज का मतलब हो जाएगा था। एक एक का तो बता रहा हूँ, कुछ और बच ही नहीं रहा कि वह नीचा स्क्वायर स्टोन मतलब चौकोर पत्थर का, हाउस मतलब घर, वाज सेट, सेट मतलब स्थित था, अपॉन रॉक, अपॉन रॉक मतलब हो जाएगा चट्टान के ऊपर, वेल अबव पर्याप्त ऊंचाई पर, अ नैरो बीच उस संकीर्ण या फिर उस सकरे बीच समुद्र तट से। तो पूरा इसका ये हो जाएगा कि वह नीचा चौकोर पत्थर का बना मकान उस सकरे समुद्र तट से काफ़ी ऊंचाई पर, सिट अपॉन रॉक्स चट्टान के ऊपर था। क्लियर हो गया, पूरा जोड़ लें एक बार। तो वह नीचा चौकोर पत्थर का बना मकान उस सकरे समुद्र तट से काफ़ी ऊंचाई पर चट्टान के ऊपर था। दैट वाज आउटलैंड जिसके किनारे, आउटलैंड मतलब किनारे, जिसके किनारे पर
विथ बेंट पाइन्स, बेंट मतलब झुके हुए, पाइन्स मतलब देवदार के पेड़, जिसके किनारे पर झुके हुए देवदार के पेड़ लगे थे। एज बॉय, एक लड़के के रूप में या फिर एक छोटे बच्चे के रूप में या फिर अपने बचपन में। सदाओ, सदाओ हैड क्लाइम्ड, चढ़ जाते थे, द पाइन्स, इन देवदार के वृक्षों पर। तो जब सदाओ छोटे थे तो वो इन देवदार के वृक्षों पर चढ़ जाया करते थे। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, बेयर फीट मतलब होता है नंगे पैर, सपोर्टिंग मतलब अपने नंगे पैरों के सहारे। तो यहाँ से सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधा पढ़ा जाएगा नंगे पैरों के बल। तो जब सदाओ छोटे थे तो वो इन देवदार के वृक्षों पर नंगे पैरों के बल चढ़ जाते थे। एज ही हैड सीन, जैसा कि उन्होंने देखा था, मेंडू लोगों को करते हुए, जैसा कि उन्होंने लोगों को करते हुए देखा था, यानी लोगों को उन्होंने भी चढ़ते हुए देखा होगा। कहाँ पर चढ़ते हुए देखा था? इन साउथ सीज, दक्षिणी समुद्र में। जैसा कि उन्होंने लोगों को दक्षिणी समुद्र में देखा था, विन, जब दे क्लाइम्ड, वो चढ़ जाते थे, फॉर कोकोनट्स, नारियल के पेड़ों पर, यानी नारियल के पेड़ों पर चढ़ते हुए। ध्यान से समझना नहीं तो भूल जाओगे। जैसा कि उन्होंने दक्षिणी समुद्र में लोगों को नारियल के पेड़ों पर, कोकोनट नारियल के वृक्ष पर या फिर नारियल के पेड़ पर चढ़ते हुए देखा था। ठीक है, यहाँ पे कई बार ऐसे भी पढ़ा दिया जाता है कि नारियल तोड़ने के लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ते हुए देखा था। तो जितना ज़्यादा लंबा खींचोगे उतना ज़्यादा भूल सकते हो, इसलिए सिंपली एकदम आसान भाषा में ऐसे ही बोल देंगे हम कि नारियल के पेड़ पर चढ़ते हुए देखा था। क्योंकि नारियल के पेड़ पर आदमी इसीलिए चढ़ेगा क्योंकि उसको नारियल तोड़ना है। अब आम के पेड़ पर चढ़ने का मतलब है कि आम तोड़ना है। तो ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसा कि उन्होंने दक्षिणी समुद्र में लोगों को नारियल के वृक्ष पर चढ़ते हुए देखा था। क्लियर हो गया? आगे, हिज फादर, उनके पिता, हैड टेकन हिम, उन्हें ले जाते थे, ऑफ्टन, अक्सर। तो उनके पिता अक्सर उन्हें ले जाते थे, टू द आइलैंड, द्वीपों पर, ऑफ दो सीज, इन समुद्रों के। तो उनके पिता अक्सर उन्हें इन समुद्रों के द्वीपों पर ले जाते थे। एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से, एंड नेवर, और कभी भी नहीं, हैड ही फेल्ड टू से, वो कहना नहीं भूलते थे। से मतलब कहना, फेल्ड मतलब असफल होना, यानी कहने में असफल होना, यानी वो कहना नहीं भूलते थे। टू द लिटिल, इस छोटे ब्रेव बहादुर बॉय लड़के से। एट हिज साइड, अपनी बगल में खड़े, एट हिज साइड मतलब अपने बगल में खड़े, और वहाँ अपनी बगल में खड़े इस छोटे बहादुर लड़के से कभी भी कहना नहीं भूलते थे। क्या कह रहे हैं कि दोज आइलैंड्स, वो द्वीप, याउंडर, जो सामने हैं, यानी सामने के वे द्वीप, दे आर द स्टेपिंग स्टोन, स्टेपिंग स्टोन मतलब होता है सीढ़ियाँ, वो सीढ़ियाँ हैं टू द फ्यूचर, भविष्य की, फॉर जापान, जापान के, वो जापान के भविष्य की सीढ़ियाँ हैं। और अपनी बगल में खड़े उस छोटे बहादुर लड़के से वो कभी भी कहना नहीं भूलते थे। वो, अब देखिए यहाँ पे का, की, के कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना ही पढ़ लिया कि वो कहना नहीं भूलते थे। अब क्या कह रहे हैं, वो आगे है कि दो आइलैंड्स यंडर, सामने के वो द्वीप, जापान के भविष्य की सीढ़ियाँ हैं। तो वेयर सेल वी स्टेप फ्रॉम देम, वेयर कहाँ जाएंगे, सेल वी हम, स्टेप फ्रॉम देम उनसे आगे, यानी कहने का मतलब सीधा सीधा है कि वहाँ से हम कहाँ जाएंगे। वेयर सेल वी स्टेप फ्रॉम देम, वहाँ से हम कहाँ जाएंगे। सदाओ हैड आस्क्ड, सदाओ ने पूछा, सीरियसली, गंभीर होकर, या फिर सदाओ ने गंभीरता से पूछा। तो सदाओ ने गंभीरता से पूछा कि वहाँ से हम कहाँ जाएंगे। हु नोज, किसे पता। हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके पिता ने उत्तर दिया। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हु कैन लिमिट, कौन लिमिट लगा सकता है, कौन बांध सकता है आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को। तो हमारे भविष्य को सीमा में कौन बांध सकता है। ठीक है, तो हमारे भविष्य को हु कैन लिमिट, कौन सीमा में बांध सकता है, आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को। तो हमारे भविष्य को सीमा में कौन बांध सकता है। इट डिपेंड्स, ये निर्भर करता है, ऑन वाट, उस पर, वी मेक,
इट जो हम इसे बनाते हैं, मेक मतलब बनाना, इट मतलब इसे, यानी अपने भविष्य को। तो ये उस पर निर्भर करता है जो हम इसे बनाते हैं, ठीक है। तो यह इस पर निर्भर करता है कि हम इसे क्या बनाएंगे, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। शादाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड। अब यहाँ पे क्या करें, ध्यान से समझिएगा कि सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, सदाओ ने इस बात को अपने मन में याद कर लिया। अब ऐसे तो बोल नहीं सकते, तो सीधा सीधा हम ऐसे ही बोलेंगे कि सदाओ ने इस बात को याद कर लिया। यहाँ तक हो गया, सदाओ हैज़ टेकन दिस इनटू हिज माइंड, यानी यहाँ तक हो जाएगा कि सदाओ ने इस बात को याद कर लिया। एज ठीक उसी प्रकार जैसे ही उसने डिड याद कर लिया था एवरीथिंग हर उस बात को हिज फादर सेड जो उसके पिता ने कही थी। तो जैसे, या फिर आप ऐसे ही याद करो, ज़्यादा भटकोगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि सदाओ ने इस बात को याद कर लिया ठीक उसी प्रकार जैसे उसने अपने पिता के द्वारा कही गई हर बात को याद कर लिया था। हिज फादर उसके पिता, हु जिसने नेवर जॉक्ड और प्लेड विथ हिम यानी उसके साथ, नेवर जोक्ड कभी मजाक नहीं किया, और प्लेड और ना ही कोई खेल खेला। उसके पिता जिसने उसके साथ कभी मजाक नहीं किया और ना ही कोई खेल खेला, बट लेकिन हु उन्होंने स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स बहुत कष्ट उठाए। स्पेंट इनफाइनाइट पेन मतलब हो जाएगा बहुत कष्ट उठाए, अपॉन हिम हु वाज हिज ओनली सन अपने इकलौते बेटे के लिए। लेकिन उन्होंने अपने इकलौते बेटे के लिए इनफाइनाइट पेन्स बहुत कष्ट उठाए। तो सीधे सीधे इसको ऐसे पढ़ा जाएगा कि सदाओ ने इस बात को याद कर लिया ठीक उसी प्रकार जैसे उसने अपने पिता के द्वारा कही गई हर बात को याद कर लिया था। उसके पिता जिसने उसके साथ कभी कोई मजाक नहीं किया और ना ही कोई खेल खेला, लेकिन उन्होंने अपने इकलौते बेटे के लिए बहुत कष्ट उठाए थे। सदाओ जानते थे दैट हिज एजुकेशन कि उनकी शिक्षा वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न मतलब चिंता, हिज फादर उनके पिता की, चीफ मतलब सबसे बड़ी। सदाओ ये बात जानते थे कि उनकी शिक्षा उनके पिता की सबसे बड़ी चिंता थी, ठीक है। यानी सबके माँ बाप की यही सपना होता है कि बच्चा अच्छे से पढ़ ले, तो वही चीज़। फॉर दिस रीजन इस वजह से या फिर इस कारण से ही हैड बीन सेंड उन्हें भेज दिया गया एज 22 वर्ष की आयु में टू अमेरिका। इसी वजह से उन्हें 22 वर्ष की अवस्था में अमेरिका भेज दिया गया टू लर्न ऑल, ताकि वो ऑल सब कुछ लर्न सीख सकें, ताकि वो सब कुछ सीख सकें दैट कुड बी लर्न जो वो सीख सकते हैं या फिर जो वो सीख सकते थे, ऑफ सर्जरी मतलब शल्य चिकित्सा, एंड मेडिसिन मतलब औषधि विज्ञान। शल्य चिकित्सा और औषधि विज्ञान के बारे में वो सब कुछ सीख सकें दैट कुड बी लर्नड जितना वो सीख सकते थे। एक आदमी, अब मैं पूरा पढ़ा दूँ, लेकिन आपकी भी एक सीमा होती है ना पढ़ने की कि कितना आप एक दिन में पढ़ लोगे। तो वही चीज़, मैं पढ़ा तो सब रहा हूँ, लेकिन आप जितना पढ़ सकते हो वो चीज़, तो वही कह रहे हैं कि ताकि वो सब कुछ सीख सके जितना वो सीख सकते थे। यानी पढ़ाया तो सब कुछ जा रहा था, लेकिन जितना उनकी योग्यता थी उतना वो सीख रहे थे। सदाओ जानते थे कि उनकी शिक्षा उनके पिता की सबसे बड़ी चिंता थी और इसी वजह से उन्हें 22 वर्ष की अवस्था में अमेरिका भेज दिया गया ताकि वो शल्य चिकित्सा और औषधि विज्ञान के बारे में सब कुछ सीख सकें दैट कुड बी लर्नड। अब ये लास्ट में जोड़ा जाएगा, जितना वो सीख सकते थे। तो इसी वजह से उन्हें 22 वर्ष की अवस्था में अमेरिका भेज दिया गया ताकि वो शल्य चिकित्सा और औषधि विज्ञान के बारे में सब कुछ सीख सकें जितना वो सीख सकते थे। ही हैड कम बैक एट 30 मतलब 30 वर्ष की आयु में ही हैड कम बैक, वो वापस आए। तो 30 वर्ष की अवस्था में वो वापस आए। एंड बिफोर हीज फादर डाइड मतलब मरने से, बिफोर मतलब पहले, और हीज फादर उनके पिता ने, बिफोर डाइड मरने से पहले, और उनके पिता ने मरने से पहले ही हैड सीन देख लिया था। सदाओ बिकम फेमस, सदाओ को प्रसिद्ध होते हुए,
और उनके पिता ने मरने से पहले सादाओ को प्रसिद्ध होते हुए देख लिया था, नॉट ओनली एज अ सर्जन, केवल एक शल्य चिकित्सक के रूप में नहीं, बट एज अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक के रूप में भी। और उनके पिता ने मरने से पहले सादाओ को ना केवल एक शल्य चिकित्सक बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में भी प्रसिद्ध होते हुए देखा था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, वो एक खोज कर रहे थे, विच जिससे वुड रेंडर वाउंड्स, घाव को इंटायरली क्लीन, पूरी तरह से क्लीन किया जा सकता है, साफ किया जा सकता है। क्योंकि वो एक ऐसी खोज कर रहे थे जिससे घाव को पूरी तरह से साफ किया जा सकता है। घाव, वाउंड मतलब घाव, इंटायरली मतलब पूरी तरह से, क्लीन मतलब साफ करना, तो जिससे घाव को पूरी तरह से साफ किया जा सकता है ही, इसीलिए वहाँ हैड नॉट बीन सेंड, नहीं भेजे गए, अबाउट विदेश, और इसीलिए वो उन्हें विदेश नहीं भेजा गया, विद द ट्रूप्स, सिपाहियों के साथ या फिर सेना के साथ या फिर फौज के साथ। ट्रूप मतलब फौज कह सकते हैं या फिर सेना, और इसीलिए सेना के साथ या फिर फौज के साथ उन्हें विदेश नहीं भेजा गया। ठीक है, तो ऐसे इसको पढ़ना होगा, पहले ये वाला पढ़ना होगा कि उन्हें सेना के साथ या फिर उन्हें फौज के साथ विदेश नहीं भेजा गया, क्योंकि वो एक ऐसी खोज कर रहे थे जिससे घाव को, विच वुड रेंडर वाउंड्स इंटायरली क्लीन, जिससे घाव को पूरी तरह से साफ किया जा सकता था। थोड़ा सा मैं भटक गया था, एक बार फिर से देख लीजिए कि उन्हें फौज के साथ विदेश, नॉट बीन सेंट, नहीं भेजा गया, क्योंकि वो एक ऐसी खोज कर रहे थे जिससे घाव को पूरी तरह से साफ किया जा सकता था। आगे कहते हैं आल्सो ही न्यू, वो ये भी जानते थे, देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर, कि कोई खतरा हो सकता है, दैट द ओल्ड जर्नल माइट, दैट द ओल्ड, जिससे ओल्ड वृद्ध या फिर बूढ़ा, जर्नल मतलब होता है सेना अध्यक्ष, सेना का जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं सेनाध्यक्ष। तो वो ये भी बात जानते थे जी कि देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर, कि कोई खतरा हो सकता है, दैट ओल्ड जनरल, जिससे उस वृद्ध सेना अध्यक्ष का माइट नीड एन ऑपरेशन, ऑपरेशन करना पड़े, छोटा करेंगे। वो ये भी बात जानते थे कि कोई खतरा हो सकता है जिसकी वजह से उस वृद्ध सेना अध्यक्ष का ऑपरेशन करना पड़े, फॉर अ कंडीशन, उस बीमारी के लिए, फॉर विच, जिसके लिए ही वॉज नाउ, वो अब तक बीन ट्रीटेड, जिसके लिए उसका अब तक ट्रीट किया जा रहा था, अब तक उपचार किया जा रहा था मेडिकली, दवाइयों से, जिसके लिए उसका अब तक दवाइयों से इलाज किया जा रहा था। फिर से शुरू से चलेंगे। और वो ये बात भी जानते थे कि कोई ऐसा खतरा भी हो सकता है जिससे उस वृद्ध सेनाध्यक्ष का ऑपरेशन करना पड़े, उस बीमारी के लिए जिसके लिए उसका अब तक दवाइयों से इलाज किया जा रहा था। हो गया, छोटा कर लें। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, और इसी संभावना के कारण, फॉर दिस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, और इसी संभावना के कारण सदाओ वाज बीइंग केप्ट इन जापान, सदाओ वाज बीइंग केप्ट, सदाओ को रखा गया इन जापान, जापान में, और इसी संभावना के कारण सदाओ को जापान में रखा गया। अब लास्ट वाले में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बहुत लंबा है, तो छोटा करके इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि वो ये बात भी जानते थे कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है या फिर ऐसा कोई खतरा भी आ सकता है जिसकी वजह से उस वृद्ध सेनाध्यक्ष का ऑपरेशन करना पड़ सकता है, उस बीमारी के लिए जिसके लिए उसका इलाज अब तक दवाइयों से किया जा रहा था, और इसी संभावना के कारण सदाओ को जापान में ही रखा गया था। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ, क्लाउड्स मतलब बादल, राइज मतलब ऊपर उठना, ओशियन मतलब समुद्र के, नाव मतलब अब।
तो ये हो जाएगा कि अब समुद्र के बादल ऊपर उठ रहे थे। बादल समुद्र के भाप से ही तो बनते हैं, सबको पता है ना, तो वही चीज़। तो अब समुद्र के बादल, क्लाउड्स मतलब बादल, तो अब समुद्र के बादल ऊपर उठ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड मतलब होता है अनअपेक्षित, देखिए नीचे लिखा है अनअपेक्षित। वार्मथ मतलब गर्मी, और पास्ट फ्यू डेज, पास्ट मतलब पिछले, फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों की, यहाँ पे छोटा कर लेंगे। तो पास्ट फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों की अनापेक्षित गर्मी ने एट नाइट रात्रि में ड्रॉन खींच लिया था हैवी फॉग भारी कोहरे को फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, कोल्ड मतलब शीत या फिर ठंडी, वेव्स मतलब लहरों से, तो हम शीत लहर ही बोलेंगे। तो शीत लहरों से भारी कोहरे को या फिर कोहरा बोल सकते हैं या फिर धुंध बोल सकते हैं, ड्रॉन खींच लिया था। तो पिछले कुछ दिनों की अनापेक्षित गर्मी ने रात्रि में शीत लहरों से भारी कोहरे को खींच लिया था। ठीक है, पिछले कुछ दिनों की अनापेक्षित गर्मी ने रात्रि में शीत लहरों से भारी कोहरे को खींच लिया था। सदाव वाच्ड, सदाव देख रहा था, ध्यान से समझना, सदाव वाच सदाव देख रहा था। मिस्ट हाइड कि छुप गया है, हाइड मतलब छुपना, छिप गया है। आउटलाइन, आउटलाइन मतलब होता है सीमा रेखा। ऑफ अ लिटिल उस छोटे आइलैंड द्वीप, छोटे द्वीप की, नियर जो पास है, द शोर किनारे के। तो सदाव देख रहा था कि किनारे के पास उस छोटे द्वीप की सीमा रेखा छिप गई है। कहाँ छिप गई है? कोहरे में, छिपना भी बोल सकते हैं या फिर कोहरे ने ढक लिया है ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सदाव देख रहा था कि किनारे के पास उस छोटे द्वीप की सीमा रेखा छिप गई है। एंड देन, और उसके बाद कम कोहरा आ रहा है, क्रीपिंग रेंगते हुए अप द बीच, बीच के ऊपर, बीच मतलब समुद्र तट के ऊपर, समुद्र तट के ऊपर कोहरा रेंगते हुए आ रहा है। क्लियर है? बिलो द हाउस, हाउस मतलब घर, बिलो मतलब नीचे, तो घर के नीचे। पूरा फिर से पढ़ेंगे कि सदाव देख रहा था कि किनारे के नज़दीक उस छोटे द्वीप की सीमा रेखाएं छिप गई हैं और अब कोहरा रेंगते हुए बीच के ऊपर यानी समुद्र तट के ऊपर रेंगते हुए घर के नीचे आ रहा था। का मतलब आना, ये कोहरे के लिए है, कोहरा ही तो ढक लेता है सब कुछ ना, पूरा धुंध में हो जाता है तो गाड़ी भी नहीं चला पाते, दूर तक दिखता भी नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर से समझो, बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सदाव देख रहा था, मिस्ट हाइड मतलब छिप गया है, आउटलाइन मतलब सीमा रेखा, सीमा रेखा का मतलब है कि जहाँ तक उस छोटे द्वीप की सीमा थी, अर्थात वो पूरा का पूरा द्वीप ही छिप गया था। किनारे के नज़दीक जो छोटा द्वीप है उसकी सीमा रेखा छिप गई है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि सदाव देख रहा था कि किनारे के नज़दीक के उस छोटे द्वीप की सीमा रेखाओं को छुपाने के बाद कोहरा घर के नीचे, सॉरी इसको तो बाद में पढ़ना पड़ेगा, बीच के ऊपर रेंगते हुए यानी समुद्र तट के ऊपर रेंगते हुए घर के नीचे आ रहा था। व्रीदिंग अराउंड द पाइन्स, व्रीद मतलब होता है लपट गया या फिर इसने ढक लिया, अराउंड द पाइन्स, अराउंड मतलब चारों ओर, पाइन्स मतलब होता है देवदार के वृक्ष, इसने देवदार के वृक्षों को भी ढक लिया या फिर ये देवदार के वृक्षों से लिपट गया, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, व्रीदिंग अराउंड द हाउस आप इसको दो तरह से बोल सकते हैं, एक इसने देवदार के वृक्षों को ढक लिया या फिर ये देवदार के वृक्षों से लिपट गया। किसकी बात हो रही है? कोहरे की। तो कोहरे ने देवदार के वृक्षों को ढक लिया या फिर कोहरा देवदार के वृक्षों से लिपट गया। इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, फोग ये कोहरा वुड बी रैप्ड ढक लेगा अबाउट द हाउस टू घर को, कुछ ही मिनटों में ये कोहरा घर को भी ढक लेगा। क्लियर हो गया? एक बार रिवीजन करा देते हैं शुरू से कि अब समुद्र के बादल ऊपर उठ रहे थे,
पिछले कुछ दिनों की अनपेक्षित गर्मी ने रात्रि में शीत लहरों से भारी कोहरे को खींच लिया था। सदाव देख रहा था कि किनारे के नज़दीक वह जो छोटा सा द्वीप है उसकी सीमा रेखा छिप चुकी है। या फिर सदाव देख रहा था कि किनारे के नज़दीक छोटे द्वीप की सीमा रेखा को छुपाने के बाद कोहरा, यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है, मैं खुद से बोल रहा हूँ कोहरा, ठीक है, कोहरा समुद्र तट के ऊपर रेंगते हुए घर के नीचे आ रहा था। ब्रीदिंग अराउंड द पाइन्स, इसने पाइन्स यानी देवदार के वृक्षों को भी ढक लिया या फिर यह देवदार के वृक्षों से लिपट गया। कुछ ही मिनटों में यह कोहरा घर को भी ढक लेगा। देन तब ही वुड गो, वो चला गया, यानी कौन चला गया, ही लगा है सदाव के लिए, ठीक है। तो देन ही वुड गो, तब वो चला गया इनटू द रूम, कमरे में। तब वो कमरे में चला गया, वेयर, जहाँ हना, जहाँ पर हना हिज वाइफ, उसकी पत्नी, जहाँ पर हना उसकी पत्नी या फिर जहाँ पर उसकी पत्नी हना वुड बी वेटिंग, प्रतीक्षा कर रही थी, फॉर हिम, उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, विद द 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के साथ। तब वह कमरे में चला गया जहाँ उसकी पत्नी हना 2 बच्चों के साथ वेटिंग फॉर हिम, उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। बट एट दिस मोमेंट, लेकिन ठीक इसी क्षण, द डोर ओपनड, दरवाज़ा खुला, एंड सी, और उसने, यानी उस लड़की की बात हो रही, सी लगा है, लुक्ड आउट, बाहर देखा। लेकिन इसी क्षण दरवाज़ा खुला, ओपन डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, एंड सी लुक्ड आउट, और उसने बाहर देखा। अ डार्क ब्लू वुलन हावरी, एक गहरे नीले रंग की वुलन, ऊन की हावरी पहने हुए, ओवर हर किमोनो के ऊपर। किमोनो एक प्रकार का वस्त्र है और हावरी भी एक प्रकार का वस्त्र है, ठीक है। तो अपने किमोनो के ऊपर गहरे नीले रंग की ऊनी हावरी पहने हुए उसने बाहर देखा, ठीक है। तो किमोनो की हिंदी किमोनो ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक नाम है, एक वस्त्र का नाम है, और हावरी को भी हावरी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक वस्त्र का नाम है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति का नाम अगर राहुल है तो उसे राहुल ही पढ़ा जाएगा, चाहे आप हिंदी बोलें, इंग्लिश बोलें या फिर कोई अलग लैंग्वेज बोलें। लेकिन ठीक इसी क्षण दरवाज़ा खुला और उसने अपने किमोनो के ऊपर, ओवरहर किमोनो, अपने किमोनो के ऊपर गहरे नीले रंग की ऊनी हावरी पहने हुए लुक्ड आउट, बाहर देखा। सी केम टू हिम अफेक्शनेटली, प्रेम पूर्वक, सी केम टू हिम, वो उसके पास आई, तो वह प्रेम पूर्वक उसके पास आई। एंड पुट हर आर्म, और अपनी बाहें थ्रू हिज, उसकी बाहों में डाल दी, और अपनी बाहों को, पुट हर आर्म, अपनी बाहों को, थ्रू हिज, उसकी बाहों में डाल दिया, एज ही स्टूड, जब वो खड़ा था, या फिर जैसे वो खड़ा था। ऐसे भी बोल सकते हैं कि जहाँ पर वो खड़ा था वहीं पर उसने उसकी बाहों में अपनी बाहें डाल दी। तो सी केम टू हिम अफेक्शनेटली, वो मुस्कुराते हुए, या फिर आप ऐसे बोलेंगे कि वहाँ प्रेम पूर्वक उसके पास आई, और जहाँ पर वो खड़ा था वहीं पर उसकी बाहों में अपनी बाहें डाल दी। स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड सैड नथिंग, और कुछ भी नहीं बोली। नथिंग मैंने उधर ही लिख दिया था। तो ही हैड मेट हना, वो हना से मिला था इन अमेरिका, अमेरिका में, वो अमेरिका में हना से मिला था। बट ही हैड वेटेड, लेकिन उसने प्रतीक्षा किया, टू फॉल इन लव, उससे प्रेम करने के लिए, विथ हर, उससे, अनटिल, तब तक, जब तक कि ही वाज श्योर, उसने सुनिश्चित नहीं कर लिया, शी वाज जैपनीज, की वो जापानी थी, ठीक है। तो उसने तब तक प्रतीक्षा की जब तक उसे ये निश्चय नहीं हो गया कि वो जापानी थी। देखो कितनी बड़ी बात है कि ही हैड मेट हना इन अमेरिका, वो अमेरिका में हना से मिला था, लेकिन उससे प्रेम करने के लिए या फिर उसके प्रेम में पड़ने के लिए, ही हैड वेटेड, उसने इंतज़ार किया, इन लव विथ हर, यानी उससे प्रेम करने के लिए, यानी उस लड़की से। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक ही चीज़ है, बड़ी बढ़ा चढ़ा के लिखी है।
तो ही हैड मेट हना इन अमेरिका, वो अमेरिका में हना से मिला था, लेकिन ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर यानी हना की बात हो रही है। फॉल इन लव प्रेम में पड़ने से पहले, तो ही हैड वेटेड उसने प्रतीक्षा की, फॉल इन लव विथ हर उससे प्रेम करने से पहले, या फिर उससे प्रेम करने के लिए उसने प्रतीक्षा की, अंटिल तब तक जब तक कि ही वाज श्योर उसने सुनिश्चित नहीं कर लिया कि सी वाज जैपनीज की वो जापानी थी। तो अब जोड़ के कैसे पढ़ेंगे कि वह हना से अमेरिका में मिला था, लेकिन उससे प्रेम करने के लिए या फिर उसके प्रेम में पड़ने के लिए उसने तब तक प्रतीक्षा की, वेटेड अंटिल यानी उसने तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि उसने ये सुनिश्चित नहीं कर लिया कि वह जापानी थी। ठीक है, इसे एक और तरीके से पढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो हना से अमेरिका में मिला था, लेकिन ठीक है उससे प्रेम करने के लिए, फॉल इन लव विथ हर, उससे प्रेम करने के लिए उसने तब तक इंतजार किया। अंटिल का मतलब होता है तब तक जब तक कि, इतनी बड़ी हिंदी होती है अंटिल की, तब तक जब तक कि, वेट मतलब प्रतीक्षा। तो उससे प्रेम करने के लिए उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि उसने ये सुनिश्चित नहीं कर लिया कि वह जापानी थी। आगे चलें। हिज फादर उसके पिता वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर, तो उसके पिता हर, उसे हर लगा है हना के लिए, नेवर हैव रिसीव्ड कभी स्वीकार नहीं करते। ठीक है, तो उसके पिता उसे कभी भी स्वीकार नहीं करते, नेवर रिसीव्ड कभी भी स्वीकार नहीं करते। इसमें यही तो प्रॉब्लम है, एक वर्ड यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे, ध्यान से समझना। नेवर हैव रिसीव्ड कभी भी स्वीकार नहीं करते, अनलेस तब तक जब तक कि शी हैड बीन प्योर वो शुद्ध नहीं होती, इन हर रेस अपनी जाति में, वो अपनी जाति में शुद्ध नहीं होती, अर्थात वो शुद्ध जापानी नहीं होती। ठीक है, तो उसके पिता उसे तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक कि वह शुद्ध जापानी नहीं होती। पूरा मतलब मैंने एकदम क्लियर बता दिया। प्योर इन हर रेस का मतलब है अपनी जाति में शुद्ध, यानी शुद्ध जापानी। ही वंडर्ड वो आश्चर्य करता है, ऑफ्टन अक्सर, वो अक्सर आश्चर्य करता है कि whom he would have married कि वो किससे विवाह करता, if he had not met hannah यदि वो हना से ना मिलता। तो वो अक्सर आश्चर्य करता है कि अगर वह हना से ना मिला होता तो whom he would marry तो वो किससे विवाह करता। एंड बाय वॉट लक, और वॉट लक और कैसा लक है, और कैसा मतलब एक तरह से कह सकते हैं कैसा सौभाग्य है कि ही हैड फाउंड हर कि उसने उसे पाया, इन द मोस्ट कैजुअल वे एकदम साधारण ढंग से। और ये कैसा सौभाग्य है कि उसने हना को, हना लगा है हना यानी उसको इतने साधारण तरीके से पाया था। बाई चांस लिटरली स्वाभाविक रूप से, बाई चांस बस संयोग से ही, स्वाभाविक रूप से संयोग से ही, एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, एट एन अमेरिकन एक अमरीकी प्रोफेसर के घर पर। ठीक है, तो संयोग से एक अमरीकी प्रोफेसर के घर पर, तो जोड़कर इसको ऐसे पढ़ा जाएगा कि और ये कैसा सौभाग्य है कि उसने उसे इतने साधारण तरीके से, स्वाभाविक रूप से, संयोग से एक अमरीकी प्रोफेसर के घर पर पाया था। यहाँ पे तात्पर्य ये है कि वो अमरीकी प्रोफेसर के घर पर जाकर मिला था। ठीक है, तो जैसा याद हो जाए आप याद कर सकते हैं। तो ये कैसा सौभाग्य है कि उसने उसे इतने आसान तरीके से, स्वाभाविक रूप से, सौभाग्य से या फिर चांस लिटरली यानी संयोग से एक अमरीकी प्रोफेसर के घर पर पाया था या फिर मिला था। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ, प्रोफेसर और उसकी पत्नी हैड बीन काइंड पीपल, दयालु लोग थे। एनेक्सियस और वो उत्सुक थे, टू डू समथिंग कुछ करने के लिए,
और वो कुछ करने के लिए उत्सुक थे फॉर देयर उनके फ्यू कुछ या थोड़े से फॉरेन विदेशी स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए। तो प्रोफेसर और उनकी पत्नी दयालु लोग थे और वो अपने कुछ या थोड़े से विदेशी विद्यार्थियों के लिए समथिंग कुछ डू करने के लिए उत्सुक थे। ठीक है। एंड द स्टूडेंट्स और वो विद्यार्थी दो बोर्ड मतलब वो विद्यार्थी जो थे ना बोर्ड होते हैं, थोड़े से विद्यार्थी उबाऊ होते हैं। दो कहाँ गया, दो यद्यपि बोर्ड स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी यद्यपि उबाऊ होते हैं, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, वो इस काइंडनेस को, इस दयालुता को एक्सेप्ट कर लेते थे, स्वीकार कर लेते थे। वो इस दयालुता को स्वीकार कर लेते थे। एक बार फिर से रिवीजन कर लें ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो कह रहा है कि ही वंडर, वो आश्चर्य करता है, वो अक्सर आश्चर्य करता है कि अगर वो हना से ना मिला होता तो वो किससे विवाह करता। और ये कैसा सौभाग्य है कि वहाँ उससे एक अमेरिकी प्रोफेसर के घर पर इतने साधारण तरीके से, संयोग से, ठीक है, स्वाभाविक रूप से संयोग से हना से मिल पाया था। प्रोफेसर और उसकी पत्नी दयालु थे और वो अपने थोड़े से विदेशी विद्यार्थियों के लिए कुछ करने के लिए उत्सुक थे। विद्यार्थी यद्यपि उबाऊ होते हैं, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, वो इस दयालुता को स्वीकार कर लेते थे। सदाओ हैड ऑफ्टन टोल्ड हना, सदाओ अक्सर टोल्ड हना, हना को बताता है। ऑफ्टन मतलब होता है अक्सर, तो सदाओ अक्सर हना को बताता है कि हाउ, कि कैसे, नियरली लगभग ही हैड नॉट गॉन, वो नहीं जाने वाला था, टू प्रोफेसर हार्लीस हाउस, प्रोफेसर हार्ली के घर, दैट नाइट, उस रात। सदाओ अक्सर हना को बताता है कि कैसे वो लगभग उस रात प्रोफेसर हार्ली के घर नहीं जाने वाला था। यानी उसके जिस रात वो हना से मिला था उस रात उसका मन था कि आज मैं प्रोफेसर के घर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाने वाला था? द रूम्स वर सो स्मॉल, क्योंकि कमरे बहुत छोटे थे। द फूड सो बैड, भोजन बहुत खराब था। द प्रोफेसर वाइफ सो वैल्यूएबल, और प्रोफेसर की पत्नी बहुत बातूनी थी। तो सदाओ अक्सर हना को बताता है कि कैसे उस रात लगभग वो प्रोफेसर हार्ली के घर नहीं जाने वाला था, क्योंकि कमरे गंदे बहुत छोटे थे, भोजन खराब था और प्रोफेसर की पत्नी बहुत ज़्यादा बातूनी थी। बट ही हैड गॉन, लेकिन वो गया। एंड देयर, और वहाँ, ही हैड फाउंड हना, वो हना से मिला। लेकिन वो गया और वहाँ पर वो हना से मिला। अ न्यू स्टूडेंट, जो एक नई विद्यार्थी थी। एंड हैड फेल्ट, और उसे ये एहसास हुआ, ही वुड लव हर, कि वो इससे प्रेम करेगा, इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, अगर ये संभव हुआ तो। बट ही हैड गॉन देयर, लेकिन वो वहाँ पर गया और फाउंड हना, और वहाँ पर वो हना से मिला जो कि एक नई विद्यार्थी थी। और उसने ये महसूस किया कि अगर ये संभव हुआ तो मैं इससे प्रेम करूँगा। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हीज आर्म, आर्म मतलब भुजा या फिर बाजू। तो नाउ अब ही फेल्ट, वो महसूस कर सकता था। हर, देखिए ही लगा है सदाओ के लिए, हर लगा है उसकी पत्नी हना के लिए। तो नाउ ही फेल्ट हर हैंड, अब वह उसके हाथ को अपनी बाजू पर महसूस कर सकता था। एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लीजर, और उस आनंद को महसूस कर सकता था। इट गिव हिम, जो इससे उत्पन्न हो रहा था, और इससे उत्पन्न होने वाले आनंद को महसूस कर सकता था। अब वह अपने बाजू पर उसके हाथों को महसूस कर सकता था और इससे उत्पन्न होने वाले आनंद को अनुभव कर सकता था। इवन दो, यद्यपि, दे हैड बीन मैरिड ईयर्स, दे हैव बीन मैरिड ईयर्स, इसका मतलब हो जाएगा उनका विवाह हुए ईयर्स, सालों बीत चुके हैं। यद्यपि, इवन दो, यद्यपि, दे हैड बीन मैरिड, उनका विवाह हुए ईयर्स, सालों बीत चुके हैं। इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रंस, यहाँ तक कि उनके 2 बच्चे भी हो चुके हैं। इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, यहाँ तक कि उनके 2 बच्चे भी हो चुके हैं। फॉर दे हैड नॉट मैरिड
फॉर क्योंकि दे हैड नॉट मैरिड उन्होंने विवाह नहीं कर लिया था। हेडलेसली इन अमेरिका, हेडलेसली इन अमेरिका अमेरिका में बिना सोचे समझे, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में बिना सोचे समझे विवाह नहीं किया था। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, दे हैड फिनिश्ड उन्होंने समाप्त किया, देयर वर्क अपना काम, एट स्कूल विद्यालय का या फिर स्कूल का, तो उन्होंने अपना स्कूल का काम पूरा किया। एंड हैड कम होम जापान, और अपने घर जापान लौट आए, ठीक है, और जापान में अपने घर लौट आए। एंड व्हेन, और जब, हिज फादर, हिज लगा है किसके लिए, सादाओ के लिए, तो जब सादाओ के पिता ने या फिर जब उसके पिता ने हैड सीन हर, हर लगा है हना के लिए, हना को देखा या फिर उसको देखा, तो जब उसके पिता ने उसको देखा या फिर जब सादाओ के पिता ने हना को देखा, तो द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड, तो विवाह अरेंज कर दिया गया। विवाह अरेंज करने का मतलब है शादी पक्की कर दी गई इन द ओल्ड जापानीज वे, पुराने जापानी तरीके से। आल्दो सदाओ एंड हना, यद्यपि सदाओ और हना ने हैड टाग्ड एवरीथिंग, हर चीज़ पर बात कर ली थी, ओवर बी हैंड यानी पहले से ही, तो ओवर बिफोर हैंड मतलब होता है पहले से ही। तो यद्यपि सदाओ और हना ने पहले से ही हर चीज़ पर बात कर ली थी, ठीक है, यानी हर बात उन्होंने पहले से ही निश्चित कर ली थी कि ये करना है, ऐसे करना है। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वो पूरी तरह से खुश थे। सी लैड हर चीक, सी लगा है हना के लिए, लैड हर भी लगा है हना के लिए, तो सी लैड हर चीक, चीक मतलब गाल, तो उसने अपने गालों को लेट कर दिया, रख दिया, अगेंस्ट हिज आर्म, उसकी बाह पर या फिर उसकी बाजू पर, तो उसने अपने गालों को उसकी बाजू पर रख दिया। इट वॉज एट दिस मोमेंट, ठीक उसी पल ऐसा हुआ, दैट की बोथ ऑफ देम, उन दोनों ने सौ देखा, समथिंग कुछ, ब्लैक कोई काली चीज, कम आउट बाहर निकलते हुए, ऑफ द मिस्ट धुंध से या कोहरे से। ठीक उसी पल ऐसा हुआ कि उन दोनों ने कोहरे से कोई काली चीज बाहर निकलते हुए देखा। इट वॉज अ मैन, ये एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, ही वॉज फ्लंग अप, उसे बाहर फेंक दिया गया था, आउट ऑफ द ओशियन यानी समुद्र से। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, फ्लंग अप आउट मतलब उसे बाहर फेंक दिया गया था, ऑफ द ओशियन समुद्र से, यानी उसे समुद्र के बाहर फेंक दिया गया था। तो इट देखो यहाँ पे हो गया कि इट वॉज एट दिस मोमेंट, ठीक उसी समय ऐसा हुआ कि बोथ ऑफ देम, उन दोनों ने कोहरे के बीच से कोई काली चीज बाहर आते हुए देखी। यहाँ एक व्यक्ति था, ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, उसे समुद्र के बाहर फेंक दिया गया था। फ्लंग इट सीम, ऐसा लगता था कि उसे बाहर फेंक दिया गया है, टू हिज फीट, उसके पैरों पर, बाई अ ब्रेकर, एक लहर के द्वारा, यानी सीधे सीधे यहाँ पे ये मतलब है कि ऐसा लगता था कि किसी बड़ी लहर ने उसे बाहर फेंक दिया है। टू हीज फीट बाई अ ब्रेकर, इसका सीधा मतलब समझिए कि किसी बड़ी लहर ने फ्लंग, उसे बाहर फेंक दिया है। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, तो ऐसा लगता था कि किसी बड़ी लहर ने उसे बाहर फेंक दिया है। ही स्ट्रेच्ड अ फ्यू स्टेप्स, ही स्ट्रेच वो लड़खड़ाते हुए, फ्यू स्टेप्स कुछ कदम चला, तो वो लड़खड़ाते हुए कुछ कदम चला। हिज बॉडी आउटलाइंड, उसकी शरीर की रेखाएं दिख रही थी, अगेंस्ट द मिस्ट, धुंध में या कोहरे में, कोहरे में उसके शरीर की रेखाएं दिख रही थी। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, हिज आर्म्स उसकी भुजाएं, अबव हिज हेड उसके सिर के ऊपर थी, या फिर उसके बाजू उसके सिर के ऊपर थे, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। कहने का मतलब यह है कि वो स्पष्ट रूप से उसे देख नहीं पा रहे थे, ठीक है। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, देन तब, द कर्ल्ड मिस्ट उस धुंध ने, कर्ल्ड मतलब घूमती हुई, तब उस घूमती हुई धुंध ने या फिर तब उस घूमते हुए कोहरे ने, हिड हिम अगेन उसे दोबारा से छुपा दिया। हिड मतलब छुपाना या फिर ढकना,
तो अब उस घूमते हुए कोहरे ने उसे दोबारा ढक लिया, या फिर तब उस घूमते हुए कोहरे ने उसे फिर से छुपा लिया। यहाँ पे धुंध भी बोल सकते हैं कि तब उस घूमती हुई धुंध ने उसे ढक लिया। हु इज़ दैट? वो कौन है? हना क्राइड, हना चिल्लाई। शी ड्रॉप्ड सदाओस आर्म, उसने ड्रॉप्ड छोड़ दिया सदाओस आर्म, सदाओं की बाह को। उसने सदाओं की बाह को छोड़ दिया। एंड दे बोथ, और वो दोनों लींड झुक गए ओवर द रेलिंग, रेलिंग पर ऑफ बरामदा, बरामदे की। उसने सदाओं की बाहों को छोड़ दिया और वो दोनों बरामदे की रेलिंग पर झुक गए। नाउ दे शॉ हिम अगेन, नाउ अब दे उन दोनों ने शॉ हिम अगेन, उसे दोबारा देखा। अब उन्होंने उसे दोबारा देखा। द मैन वाज ऑन हीज हैंड, द मैन वहाँ व्यक्ति वाज ऑन हीज हैंड, अपने हाथों के बल, एंड नीज, और अपने घुटनों के बल, क्रॉल, रेंग रहा था। तो वह व्यक्ति अपने हाथों और घुटनों के बल रेंग रहा था। देन दे शॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, देन तब दे उन्होंने शॉ हिम उसे देखा, तब उन्होंने उसे देखा, फॉल ऑन हीज फेस की वो अपने चेहरे के बल गिर गया है, एंड लाई देयर और वहीं पड़ा है या फिर वहीं पर लेटा हुआ है। तब उन्होंने देखा कि वहाँ अपने चेहरे के बल गिर गया है और वहीं पड़ा हुआ है। अ फिशरमैन परहैप्स, शायद कोई मछुआरा है। सदाओ सैड, सदाओ बोला। वाश्ड फ्रॉम हीज बोट, जो अपनी बोट, अपनी नाव से वाश्ड हो गया है, गिर गया है, वो अपनी नाव से गिर गया होगा। शायद कोई मछुआरा है, सदाओ बोला, वो अपनी नाव से गिर गया होगा। ही रैन क्विकली, वो फटाफट या फिर जल्दी से, डाउन द स्टेप्स, सीढ़ियों से नीचे उतरा। एंड बिहाइंड हिम, और उसके पीछे हना केम, हना आ गई। वह तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरा और उसके पीछे पीछे हना भी आ गई। हर वाइट स्लीप्स फ्लाइंग, वाइट स्लीप्स उसकी खुली हुई आस्तीनें फ्लाइंग उड़ रही थी। तो हना की जो आस्तीन थी वो खुली हुई थी, तो हाँ उसकी खुली हुई आस्तीनें उड़ रही थी। अ माइल और टू, एक या 2 मील अवे, दूर। ऑन ईदर साइड, दोनों तरफ, 1 या 2 मील की दूरी पर दोनों तरफ, देयर वर फिशिंग विलेजेस, फिशिंग मछुआरों का गांव है। ठीक है, 1 या 2 मील की दूरी पर दोनों ही तरफ मछुआरों के गांव थे। बट हेयर, लेकिन यहाँ, वाज ओनली द बेयर एंड द लोनलीस्ट कोस्ट, डेंजरस विथ रॉक्स। अब देखो क्या करें कि जहाँ पर ये लोग रहते थे, हना और सदाओ, वहाँ की बात हो रही है कि बट हेयर, लेकिन यहाँ पर वाज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, लेकिन यहाँ पर तो केवल लोनली, यानी बेयर मतलब होता है निर्जन, लोनली मतलब होता है सुनसान, कोस्ट मतलब तट, लेकिन यहाँ पर तो केवल निर्जन और सुनसान तट था। डेंजरस विथ रॉक्स, जिस पर खतरनाक पत्थर थे। ठीक है, जिस पर खतरनाक पत्थर थे। डेंजरस विथ रॉक्स, जिस पर, रॉक मतलब पत्थर, डेंजरस मतलब खतरनाक, जिस पर खतरनाक पत्थर थे। तो 1 या 2 मील की दूरी पर दोनों तरफ मछुआरों का गांव था, लेकिन यहाँ पर तो केवल निर्जन और सुनसान तट था जिस पर खतरनाक पत्थर थे। दिख नहीं रहा था तो हमने कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर लिया। चलिए, द सर्फ, सर्फ मतलब होता है फेन, फेन मतलब जैसे जब समुद्र की लहरें उठती हैं तो उसके ऊपर लहर जो होती है, लहर के ऊपर थोड़ा सा सफ़ेदपन होता है, जैसे दूध उबलता है तो उसका फेन जो होता है वो ऊपर की ओर बढ़ने लगता है और बर्तन से बाहर गिरने लगता है, तो वही फेन होता है। ठीक है, तो सर्फ मतलब फेन। अगर नहीं समझते तो आप एक बार गूगल पर सर्च कर लीजिए, इसके बारे में आपको डीपली एक्सप्लेन मतलब मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं और उसकी इमेजेस भी बहुत सारी आ जाएंगी, तो आप देख लेंगे। तो द सर्फ, सर्फ बियॉन्ड द बीच, बीच मतलब होता है तट, तट से दूर, तो तट से बियॉन्ड, तट से दूर, सर्फ के ऊपर यानी फेन के ऊपर, तो तट से दूर फेन के ऊपर। स्पाइक्ड विथ रॉक्स, स्पाइक्ड रॉक मतलब होता है नुकीली चट्टानें, तो नुकीली चट्टानें थी। तो तट से दूर, तट से दूर फेन पर नुकीली चट्टानें थी। समहाउ, किसी तरह से। द मैन, यह व्यक्ति, हैड मैनेज टू कम, निकल आया है,
थ्रू देम उनसे होकर, किसी तरह से यहाँ व्यक्ति उनसे बचकर निकल आया है, उनसे होकर निकल आया ऐसे पढ़ेंगे। बचकर निकलने का मतलब है कि घायल नहीं हुआ, लेकिन ये घायल हुआ है, इसलिए हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि समाओ किसी तरह से यहाँ व्यक्ति मैनेज टू कम थ्रू देम, उनमें से निकल आया है। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, ही मस्ट बी, लेकिन अवश्य ही वहाँ बैडली टॉर्न, बुरी तरह से घायल हो चुका है, लेकिन अवश्य ही वहाँ बुरी तरह से घायल हो चुका है। तो हमारा चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लंबा है, इसलिए मैं इसका बार बार रिवीजन नहीं करा रहा। आज के वीडियो में हम केवल यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि इसके कम से कम 3 पार्ट बनेंगे। पहले पार्ट में मैं केवल आपको यहीं तक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। इसका सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट देखने के लिए आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं द एनिमी, और उसके आगे आप जोड़ सकते हैं डिज़ायर पॉइंट। किसी भी चैप्टर का नाम लिखिए और उसके बाद डिज़ायर पॉइंट जोड़ दीजिए, तो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं उस चैप्टर को। बहुत जल्द यानी नवंबर से मैं सभी चैप्टर की कंप्लीट सॉल्व और पूरे ग्रामर का कंप्लीट सॉल्व का PDF अवेलेबल कराने वाला हूँ। इसीलिए मैं अक्टूबर लास्ट तक आपके 12th का जो रीडर का जो भी चैप्टर बाकी है, शायद 3 या 4 चैप्टर बाकी हैं, वो कंप्लीट करवा दूंगा, और उसके बाद मैं बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाना स्टार्ट करूंगा। तो बस मेरा यही काम है कि मैं अक्टूबर तक इस पूरे चैप्टर को यानी इस पूरी बुक को कंप्लीट कर दूं, और नवंबर से हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, ताकि आप PDF की मदद से तैयारी कर सकें। 2 महीने में आप अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे, नवंबर और दिसंबर में। जनवरी में मैं 2-3 मॉडल पेपर सॉल्व करके आपको दे दूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें।